दैट पार्ट, ठीक है। चलो हाँ जी आगे बढ़े। यस सर। चलो तो फिर मुझे बताओ लिस्ट क्या होती है। Sir, inclination of ship इंक्लिनेशन ऑफ शिप, because of the internal factors. ओह बिल्कुल सही बात, अब तूने पूरा बोला, बिल्कुल सही है। हमने सबने जहाज पे नोटिस किया है, जब नॉर्मली हम किनारे पे होते हैं ज्यादा नोट करते हैं, वैसे तो सेलिंग में भी हो जाता है क्योंकि बंकर कंजम्पशन की वजह से, बट ज्यादातर हमारा जब हम किनारे पे हम कार्गो वर्क कर रहे होते हैं, बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग कर रहे होते हैं, हमने अक्सर नोट किया है कि हमारा जहाज एक तरफ को झुक जाता है, या स्टारबोर्ड को या पोर्ट में, पर हम बहुत हल्का झुकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैक्सिमम 5 डिग्री, उससे पहले हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। यानी कि तो हमारा जो जहाज है, समझते हैं इस बात को, एक तो हमारा जहाज है एक हमारा जहाज ऐसे होता है, यानी कि दिस इज द लेंथ पार्ट, लेंथ पार्ट, ब्रेथ कैसे बनाऊं? हाँ सही है, एक तो लेंथ पार्ट सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज दी हाइट पार्ट, करेक्ट। और एक हमारा जहाज होता है ऊपर से मैं देखूं, दिस इज दी पोर्ट साइड एंड दिस इज दी स्टारबोर्ड साइड अलोंग दी ब्रेथ, इसको कहते हैं जेड एक्सिस। सो एक अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी वाई एक्सिस एंड अलोंग दी जेड एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई? जेड एक्सिस का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. यस सर समझ में आया सर। जेड एक्सिस क्या होगा? जेड एक्सिस क्या होती है? अब ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये एक इनविजिबल सेंटर लाइन बनाई है। अब इस इनविजिबल सेंटर लाइन के पर हमारा जहाज नॉर्मली बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बट ड्यू टू इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट की वजह से अगर हमारा जहाज एक तरफ को झुक जाता है, इफ द शिप इंक्लाइन टू वन साइड क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है, वन साइड मतलब with reference to the center line of the vessel, when a ship inclines to one side due to internal distribution of weight, that angle is called as list। ये बात समझाना चाह रहा था, और इसकी अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा जहाज है, इसकी ये सेंटर लाइन, जब जहाज सीधा खड़ा हुआ था उसको कहते हैं, there are two terms, one is called upright या listed, ये एक दूसरे के पूरक वर्ड्स हैं। या एक वर्ड होता है इवन कील और ट्रिम, ये दूसरा वर्ड है, दूसरी चीजें हैं। तो हम अपराइट और लिस्टेड कंडीशन की बात कर रहे हैं। When my vessel is upright, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा सेंटर लाइन पे, सेंटर ऑफ बायंसी यहां पर होगा। क्या ये बात सही है? बट अगर मेरा जहाज लिस्टेड हो जाएगा एक तरफ को, तो वो मेरा लेट्स से कोई वजन यहां पर रखा हुआ था, उसको मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, तो इसके अलोंग द एक्स एक्सिस क्या मेरा नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा? Yes, sir. अगर नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा तो ये मेरे जहाज को टेढ़ा कर देगा, इस तरह को ऐसे, इट विल गिव अ मोमेंट। इसकी वजह से मेरा एक नया सेंटर ऑफ बायंसी बनेगा। क्या ये बात भी सही है?
क्योंकि Yes, sir. मेरी पानी की लाइन अब ऐसे हो जाएगी। इसकी वजह से एक नई पोजीशन से सेंटर ऑफ बायनेंसी से मेरी लाइन ऊपर को जाएगी। एक पॉइंट पे जहां पहले बन करेंगे उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। क्या ये बात सही है? सो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज लिस्ट। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, बड़ा ध्यान से बनाना है ये डायग्राम। जी जी डैश, दिस इज एम, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो ये जो एंगल है वो थीटा है, विच इज द लिस्ट। सो कैन वी से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने की है परपेंडिकुलर ओवर बेस, which is gg dash is always equal to w cross d by w final into gm, और theta is equal to, which is equal to list. Calculation of list is given by the formula tan inverse w cross d by w final into gm। क्या ये बात समझ में आई? ये छापो, फिर कुछ नोट्स बनवाता हूँ, फिर आगे की कहानी करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट की। So that's how we will calculate the list of the vessel. एक और चीज, the list of the vessel is always represented by the word port or starboard. This is also important. List has to be specified by port or starboard. ये भी important है, किस तरफ को लिस्ट है, ताकि जो करेक्टिव एक्शन है उस हिसाब से लिया जा सके। सर क्या मैं ये कह सकता हूँ जो राइटनिंग रिवर है वही जी जी डैश है? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेटा ध्यान से देख बोर्ड पे, जब वो डायग्राम हम बनाते थे, ये एक सेंटर लाइन थी, ये एक बी था, उसमें हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट नहीं करता था, खाली सेंटर ऑफ बायनेंसी शिफ्ट करती थी। और उसके बाद हमारी एक फोर्स ऊपर जाती थी मेटा सेंटर वाली, फिर हम उस पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाते थे, ऐसे। दिस इज जी डैश एंड दिस एंगल इज 90। डिफरेंस समझ में आ रहा है अंकित मलिक? यस सर। आप समझ में आई बात? दोनों में फर्क है, दे आर डिफरेंट, नॉट द सेम। तो ये ट्रायंगल वाले एक बार बता दीजिए प्लीज फिर सर। हाँ बता दें, ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, डिस्कनेक्ट ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बनाया आपने। हाँ हाँ ठीक है। ये डायग्राम देख बेटा शुभम, ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे है ना, इसी ट्रायंगल को मैंने उतार के यहाँ पे ले गया, ठीक है? यस सर। और अलोंग कोई भी जहाज पे सेंटर, जब एक बार मेन डेक पे जा, यस सर। मेन डेक पे एक सेंटर है, तो कोई भी चीज
अगर लिस्ट होगी तो ऐसे इस तरफ को मूव करेगा ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल इस लाइन के, थिंग्स Yes, विल मूव sir. परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये जो Yes. लाइन है ये ऐसे बनाई और ये 90 बनाया है। अगर ये 90 बनाया है तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा लिस्ट के बराबर है। तो tan थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर क्या है? GG1 बाय GM। GG1 क्या है? GG डैश क्या होता है? W क्रॉस D बाय W। Yes, sir. बस अभी इसके आगे डेफिनेशन डिफाइन करना है मेरे को, मैंने अभी किया नहीं, वो करना है मुझे। Yes, आज मेरा ही नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा हो सकता है। फोन में तो तो मैं सही ये चल कह रहा है, सकता हूँ लैपटॉप जैसे में कि जो नई सॉरी। पोजीशन आई बी डैश की, उसको अगर हाँ मैं काटूंगा तो मेटा सेंटर मेरा वही बनेगा। अगर यहाँ पे तो मेरा एंगल जी है वो 90 है, अगर मैं उस साइड पे एंगल 90 डिग्री का बनाऊंगा तो वो तो मेरा ट्रांसवर्स मेटा सेंटर होगा ना। नहीं है तो ये भी ट्रांसफर मेटा सेंटर, ये भी मेटा सेंटर का पॉइंट है, समझने की बात कर रहा हूं मैं। आ रही है बात समझ में? बट वो ड्यू टू हील है और ये ड्यू टू लिस्ट है। वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, ये इंटरनल फैक्टर की वजह से। इस पे Z पे 90 है, इस पे G पे 90 है। सर तो लिस्टिंग की वजह से हमारा जो तो जो जी डैश होगा वो तो मेरा वो नहीं होता कि जो मेरी जी शिफ्ट कितना हुआ है। एक मेरी बात का जवाब दे अंकित। जब मेरा जहाज हील करता है, रोल करता है, तो क्या मेरे पोजीशन ऑफ जी की पोजीशन चेंज होती है? सर जी सेम रहता है। और इस केस अच्छा में जब जब तक मैंने मैं वेट शिफ्ट नहीं करता कोई भी। करेक्ट, पर जब लिस्ट हो रही है तो वेट शिफ्टिंग की वजह से तो जी हो रहा है, हाँ या ना? ये सर। तो उसकी वजह से मेरा जी शिफ्ट हुआ। इसमें जी कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, ध्यान से देखो, इसमें जी शिफ्ट हो रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हील एंड लिस्ट। उसमें Z पे 90 बन रहा है, इस पे G पे 90 बन रहा है। आगे कुछ तो कुछ इसी बात समझ? वजह से वो जो एक क्वेश्चन पूछा था ये मैंने सर। आप, तो इसी वजह से एंटी लिस्टिंग सिस्टम नहीं बोलते, एंटी हीलिंग सिस्टम बोलते हैं। हाँ वही, उसकी हमने बात की थी। सर एक बात। क्वेश्चन सर, इसमें जो नया जीएम बनता है सर लिस्ट के केस में सर, तो सर उसके और जो जो हमारा जो जीएम बनता था सर हील के केस में जो हम लोग ने पढ़ा था राइटिंग लीवर, तो सर हाँ हाँ, लिस्ट के केस में वो चीज तो हमारी टोटली डिफरेंट हो जाएगी सर, राइटिंग लीवर इन अदर देन केस ऑफ हील सर, उसमें दोनों में डिफरेंट रहेगा ना सर? एक बात का जवाब दे। जब मेरा जहाज लिस्ट हो जाता है, क्या वो अपने आप ठीक हो जाती है क्या ऑटोमेटिकली? नहीं सर, कार्गो या नो बलास्ट से। सर। मेरा कहने का मतलब हमें कुछ करना पड़ता है, राइट? यस सर। तो पहली बात ये है, लिस्ट के केस में कोई राइटिंग लीवर नहीं बनता है। क्योंकि राइटिंग लीवर नहीं बनता है तो लिस्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होती है, जहाज वापस से सेंटर लाइन पर नहीं आता है। बट इन केस ऑफ हील, व्हेन शिप मूव्स टू वन साइड, falls to one side, ship rolls, ship heels to one side, एक राइटिंग लीवर बनता है जो जहाज को ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन पे खींच के वापस लेकर आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हील एंड लिस्ट। जहां तक मेरा ख्याल है, अब कुछ बात समझ में आई होगी। यस सर, अभी वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है ना? सर तो अगर हमारा लिस्ट है तो उसके लिए राइटिंग लीवर कैसे बनेगा सर? अरे मैं भी तो कह रहा हूँ लिस्ट में राइटिंग लीवर नहीं बन रहा है। मेरी स्टेटमेंट तो सुन बेटा ध्यान से। देयर इज नो राइटिंग लीवर इन केस ऑफ अ लिस्ट। नहीं सर, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर जैसे जहाज हमारा लिस्ट है, सपोज 3 डिग्री स्टारबोर्ड साइड लिस्ट है, तो उसका जी चेंज हो गई, अब उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग है तो फिर उसका राइटिंग लीवर भी तो बनना चाहिए ना सर, क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयल्सी तो और शिफ्ट होगी उसकी। मैं समझाता हूँ क्या होता है। हम अगर सारी चीजों को एक ही टॉपिक में घुसा देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
हम उसकी खिचड़ी बना देंगे, है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लिस्ट की बात कर रहे हैं, हम हील की बात नहीं कर रहे। तो अभी हम लिस्ट कैसे हो रही है और लिस्ट के क्या समाधान है उसकी बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ, एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट सी, ये जो पॉसिबिलिटी है ज्यादातर किनारे पे होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट सी कि जहाज जब समुद्र में सेल कर रहा हो तो लिस्ट भी हो जाए जहाज की और थोड़ी सी हीलिंग भी हो जाए। सही है कि नहीं बात? यस सर। उस बात को समझने के लिए पहले हम लिस्ट तो समझ लें। यस सर। अरे तो पहले लिस्ट समझ लेते, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है उसके अंदर भी, ठीक है। हाँ जी, किसी और को और कोई डाउट? चलो अब एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, थोड़े से नोट्स बनाओ, फिर आगे की कहानी बनाता हूँ। ठीक क्या हुआ? स्लाइड दिख रही तुम्हारे को? यस सर, दिख रही है। यस सर। ओके ठीक है। सर देख थोड़े से नोट्स बनाओ प्लीज। जब नोट्स बनाओगे और भी कोई डाउट आते हैं, डाइजेशन का टाइम होता है, डाइजेशन करो, कुछ डाउट्स आते हैं मेरे से पूछो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज गो अहेड। सर जैसे कि इसमें एम दिखा रखा है, एम क्यों दिखा रखा है इसमें? हमारी सेंट्रल पॉइंट से तो शिफ्ट हुई नहीं कहीं पे भी। सेंट्रो बैंड शिफ्ट हुई ना बेटा। एक बार जहाज पे चल, एक बार जहाज पे चल। अब मुझे बता, जब मेरे जहाज पे लिस्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं मैं। अब एक काम कर, गैंगवेज नीचे उतर, गैंगवेज नीचे उतर और आप से थोड़ा सा यस सर। पीछे आ जा, जहां पे स्टन रोप्स बंधी हुई है, आजा वहां पे आजा एक बारी, ठीक है। अब पीछे से मतलब जहां पर वो बोलार्ड है, जहां पर स्टन रोप्स बंधी हुई है, वहां से जहाज को देख पीछे से, हैव अ लुक। ठीक, क्या ये देख पा रहा तू अंकित? हेलो, अब पानी में तो नहीं गिर गया? ओ भाई, लगता पानी में गिर गया ये तो। रास्ते में, तो रास्ते में। रास्ते में? अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। मैन ओवरबोर्ड सर। मुझे लगा मैन ओवरबोर्ड है, ये रास्ते में, रास्ते तक पहुंचा नहीं, गिर गया है पानी में।
चलो कोई नहीं, जब बाहर आएगा फिर दिखाता हूँ जहाज इसको, पानी से बाहर आएगा तो। हाँ जी, आगे कर दो। यस सर। सर अंकित बोल रहा है डिस्कनेक्ट हो गया उसका। हाँ कोई नहीं, आ जाएगा जब, तब बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर इन एनी केस सर, क्या हम लोग सर अगर 1 डिग्री तक लिस्ट है तो क्या शिप को सेल आउट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, व्हाई नॉट। सर तो मैक्सिमम कितना डिग्रीज तक हो सकता है, जैसे बंकर की वजह से हो रहा है या नहीं देखो, कंज्यूमर? मैं बताता हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, व्हाट इज दी देयर समथिंग कॉल्ड बेस्ट सीमैनशिप प्रैक्टिसेस, मालूम है? यस सर। समझे? देयर समथिंग कॉल्ड बेस्ट सीमैनशिप प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट सीमैनशिप प्रैक्टिसेस के फंडामेंटल को फॉलो करते हुए हम सभी लोग जब जहाज को डिपार्चर करते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट की जहाज जीरो लिस्ट पे सेल आउट करे। सही है? यस सर, तो सही है है ना? सर। अब अगर जहाज 1 डिग्री लिस्ट हो भी जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी स्मॉल लिस्ट, और मोटा मोटी 0.1 to 0.25 लिस्ट तो रहती ही है ना? मोटा मोटी मतलब एक रफ अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश करूं तो हल्की फुल्की लिस्ट तो होती है, हम उसको देखते भी नहीं ना, हमें वो पहचानने आती है ना? यस तो सर। मोटा मोटी हम ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट सीमैनशिप प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहाज को जीरो लिस्ट पे सेल आउट करते हैं, और अगर 1 डिग्री लिस्ट हो भी गई, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। फॉर एग्जाम्पल, किनारे पे मान ले तो गाड़ी चलाता है, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, चारों टायर में क्या हमेशा हवा बराबर होती है? नहीं सर, हवा नहीं बराबर। मेरा क्वेश्चन बस यही था सर कि अगर किसी इमरजेंसी केस में हम लोग लिस्ट करना, मतलब इन केस हो गया, तो मैक्सिमम कितना हम लोग सर हो सकता है जो एरर लेके चल सकता है सर? देयर इज नो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट। इसका फंडा है मिनिमाइज द लिस्ट, कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल एंड बेटर टू सेल ऑन जीरो लिस्ट, एज सिंपल एज इट इज। देयर इज नो फंडामेंटल की कितना मैक्सिमम लिस्ट पे सेल आउट कर सकते हैं, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मिनिमम लिस्ट होना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो कोई भी किनारे पे क्या बोलेगा, जहाज को निकालो यहाँ से, एंकर पे जाओ। समझ में आती है बात? तो अगर लिस्टेड कंडीशन में जहाज है और उसको निकालना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा। यस सर। आ रही है मेरी बात? बट दैट इज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। अगर वो हेल्दी सिचुएशन नहीं है तो हम वहां से हल्का सा सेल आउट करके बाहर निकल के एंकर डाल के अपनी सिचुएशन करेक्ट करेंगे, फिर सेल आउट करेंगे। यस सर, ओके सर। बात मिले, समझ गए आंसर? आई होप यू गॉट द आंसर जो तेरा डाउट था। जी सर। हम लिस्टेड कंडीशन पे अगर एडवर्स कंडीशंस हैं, एडवर्स लिस्टिंग सिचुएशन है, हम जहाज को सेल आउट नहीं करेंगे। इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन बोर्ड, सो वी विल डू समथिंग आफ्टर सेलिंग आउट फ्रॉम द पोर्ट। ब्रेक वाटर से बाहर निकल के या तो एंकर करेंगे या ड्रिफ्टिंग में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे बिफोर वी गिव राइट फुल अहेड। ओके सर, ओके, वी क्लियर है सर। ठीक है। हाँ जी, ये पेज हो गया, आगे कर दूं? सर अंकित पानी से बाहर आ गया। यस। हाँ अंकित भाई, कहाँ पानी में गिर गया तू? सर वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, आपकी आवाज पहले कट रही थी, फिर स्क्रीन भी गई और फिर ज्वाइन इन कर पाया मैं दोबारा से। अच्छा, हमें लगा तू बोलार्ड पे जाते जाते वो पानी में गिर गया, जहाज को देखते देखते अंदर पानी में चला गया।
नहीं सर। अच्छा नहीं गिरा, चलो अच्छी बात है, सेफ्टी है ना, मतलब अभी रखी हुई है ना, कोई इमरजेंसी बुलाने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अब तेरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटा, एक बारी ना जहां पर स्टर्न रोप्स बनती है वहां से जहाज की तरफ देख, और ऐसा मान कि जहाज जीरो लिस्ट पे खड़ा हुआ है। ओके सर। जब जहाज जीरो लिस्ट पे होगा तो पोर्ट और स्टारबोर्ड का ड्राफ्ट बराबर होगा मोटा मोटी, हाँ या ना? ये सर होना तो चाहिए। लॉजिकली, लॉजिकली प्रैक्टिकली भी यही बात सही है ना? अब मान ले, अब ये बड़ी बात कर रहा हूं समझाने के लिए, मान ले मेरा जहाज 10 डिग्री लिस्ट हो गया। अब पीछे से देख, हैव अ लुक ऑफ द शिप यस सर। फ्रॉम बिहाइंड। क्या मेरा जहाज टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, डेफिनेटली 10 डिग्री हो गया। अभी देखता ना जहाज को, टेढ़े जहाज पोर्ट को। साइड या स्टारबोर्ड साइड? हाँ बिल्कुल सही, स्टारबोर्ड साइड में लिस्ट हुआ, वही कह रहा हूं। जो मेरा पानी की लाइन थी वो तो वही की वही है, मतलब पानी की लाइन तो टेढ़ी यस नहीं हुई सर। ना, हाँ या ना? तो स्टारबोर्ड साइड में क्या मेरा स्टारबोर्ड का हिस्सा ज्यादा पानी में नहीं आ गया और पोर्ट साइड का आ गया। हिस्सा थोड़ा बाहर आ गया, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मेरा सेंटर ऑफ बैलेंस चेंज नहीं करेगा? करेगा। मिल गया आंसर तेरे को? बट सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो कह रहा था जब वो होती है लिस्ट होती नहीं है, जब शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन पे होना चाहिए, तो उस केस में तो मेटा सेंटर नहीं बनना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, उस केस में मेरा सेंटर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परेशानी क्या है? तो जो फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड थी उसका डायग्राम में क्यों दिखा रखा है मेटा सेंटर? हाँ अब आते हैं इस बात पे। ये बात हमने पहले भी की थी जब हम हील पढ़ रहे थे। हमने क्या माना कि ये रियलिटी है कि जब हमारा जहाज दरिया में जाएगा तो रोल करेगा करेगा, हाँ या ना? यस सर। चाहे वो आधा डिग्री रोल करे, चाहे वो 1 डिग्री रोल करे, चाहे वो 5 या 25 डिग्री रोल करे, सच्चाई तो यही है कि कुछ ना कुछ तो रोल करेगा। यस सर। अब पॉइंट ये है, जब हमने जीएम की अंडरस्टैंडिंग बनाई तो हमने एक फिलॉसफी भी बनाई कि 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जो मेटा सेंटर की पोजीशन होगी उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। याद आ रहा है? यस सर, और जो 15 से ज्यादा होगा उसके लिए फॉर्मूले थे। करेक्ट। तो जब हमारा जहाज सेल आउट नहीं किया है तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जहाज अगर हील होगा 15 डिग्री तक तो जो मेटा सेंटर की पोजीशन होगी वही पोजीशन को हम जीरो पे भी मान के चलते हैं। उसी ओके सर। अंडरस्टैंडिंग से हम जीएम कैलकुलेट करते हैं बेटा। अब समझ में आई बात? यस सर। क्रिस्टल क्लियर? यस सर। वैसे ये बात मैं पहले हील के दौरान कर चुका हूं, बट एब्सोल्युटली फाइन कि ये बात तूने दोबारा पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तेरे को समझ में आ गई है तो इट्स अ जेन्युइन डाउट। सर एक मिनट के लिए लास्ट वाली स्लाइड खोलो सर, सिर्फ एक। हाँ तो ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी आगे बढ़ा दूं? यस सर। और अंकित, हम हर डिपार्चर पे जीएम कैलकुलेट करते हैं ना बेटा? यस सर करते हैं। और डिपार्चर पे तो लिस्ट और हील दोनों जीरो होती है। कभी कभी। नहीं, डिपार्चर पे नॉर्मली लिस्ट और हील जीरो ही होती है, नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस, है ना? हम यस ये सर। यस सर। गुड प्रैक्टिकल सीमैनशिप के दौरान ये फॉलो करते हैं एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट कि ये फॉलो हो, है ना? तो उस वक्त तो फिर एम कहां से आता है, फिर हम जीएम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना? उसकी अंडरस्टैंडिंग वही है जो मैंने तेको अभी बताई। यस सर।
हाँ जी आगे कर दूं? सर रुक जाइए सर। ठीक है। तो कर दीजिए आगे। ओके। सर जो जी जी डैश है इस केस में वो ट्रांसफर शिफ्ट है, और हम जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो उसके केस में वर्टिकल शिफ्ट है। जो बिल्कुल फॉर्मूला सही होगा बात। वो सेम रहेगा दोनों केस जी में। जी। हाँ बताता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था शायद, जो शिफ्ट ऑफ जी है वो तीनों डायरेक्शन में, शिफ्ट ऑफ जी तीनों डायरेक्शन में सेम फॉर्मूला होता है, W क्रॉस D बाई W। बट तीनों में वर्टिकल एक्सिस में D का मतलब चेंज हो जाता है, Z एक्सिस के में अलग हो जाता है, X एक्सिस में अलग हो जाता है। शिफ्ट तो ऑफ सर G इसमें इज कैलकुलेटेड बाय अ सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला, छोटा W इंटू D बाई W फाइनल इन ऑल थ्री डायरेक्शन। सो यस सर। वर्टिकल में भी फॉर्मूला वही था, Z एक्सिस में भी वही फॉर्मूला है, ट्रिम में भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ D के मतलब चेंज हो जाएंगे। यस सर। सर जो ये डी होगा फिर इस केस में तो के जी एक ही लाइन पे रहेगी क्योंकि मैं ट्रांसफर से जा रहा हूँ, तो इसमें डी कैसे निकालूंगा मैं? अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे बेटा, अभी मैं इस बोर्ड पे समझाऊंगा ये सारी बातें, ओके सर। अभी वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। और सारा गेम इसमें डी का नहीं है, डी की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वाई एक्सिस में, इसमें डी की इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ वो भी क्या गेम है इसमें। इसमें डी बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डी इन दिस, वेरी वेरी इजी। अभी समझाता हूँ। हाँ जी आगे कर दो। ओके सर। यस सर। तो देखो जैसा ये डायग्राम बना हुआ है, एक सेंटर लाइन पे जी था, ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन जी शिफ्ट हो गया जी डैश पे, तो उसकी वजह से डब्लू उधर से गिरना शुरू हुआ, जिसने जहाज को एक मोमेंट दे दी, डब्लू क्रॉस जी जी डैश, बड़ा डब्लू इंटू जी जी डैश, जिससे जहाज लिस्ट हो गया और इस स्टेज पे पहुंच गया। सर वो पीछे वाला डायग्राम बना लेते हैं। उसमें कुछ है नहीं बेटा कुछ खास बनाने वाला, एक सॉरी बना रहे, इसमें कुछ है नहीं वैसे, ठीक है सर, रहने दीजिए, फोटो भी देता हूँ। नहीं जरूरत ही नहीं वैसे मेरे ख्याल से तो इसको समझ दी, ये तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही बेसिकली।
सर इसमें जो ये जीएम होगा ये जीएम फ्लूइड होगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। इसमें हम जीएम फ्लूइड की ही बात करेंगे हमेशा। हाँ जी, आया कर दो। नो सर। सर नहीं, नो अभी सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है। यस सर, हो गया अभी। ओके।
सर तो जो इसमें मेटासेंट्रिक हाइट होगी वो अब जो न्यू जी आया हमारा शिफ्ट होने के बाद उससे लेंगे ना? नहीं नहीं, मेटा सेंटर तो हम हमेशा ही सेंटर लाइन से मैनेज करते हैं। मेटा सेंटर तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ना बेटा, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। जीएम तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जी और जी डैश की लेवल तो एक ही है। ओके सर। सेंटर लाइन पे ही हम महसूस करते हैं उसको, सेंटर लाइन पे ही मेजर करते हैं। आगे बढ़ा दूं? यस यस सर। सर। यस सर। अरे चलो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समथिंग इज मिसिंग इन दिस, एक पेज गायब है। ये नोट डाउन करो, फिर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बनाऊंगा। डी का मतलब क्या है, ये जीएम फ्लूइड है और क्या इसको कैसे समझना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, और फिर न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ले लें, ठीक लिया हो तो? सर इसको 1 मिनट रुक जाइए बस फिर। ठीक है, 1 मिनट रुक रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सर आप कह रहे थे कि रिस्ट और हील की करेक्शन में एक फर्क होता है कि मतलब उसमें जिस साइड पहले हाई है या जिस साइड मतलब रिस्ट हुआ हुआ है उसमें पहले मैं वहां पे भरूंगा बैलेंस कुछ, वो क्या था सर? नहीं नहीं, हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ लॉल पे। अगर जहाज एंगल ऑफ लॉल पे है स्टारबोर्ड साइड पे, तो मैं स्टारबोर्ड साइड का ही टैंक भरूंगा, जिससे मेरी थोड़ी सी हील बढ़ जाएगी। बट अगर हम लिस्ट वाली कंडीशन होती तो पोर्ट साइड भरते। ये वाली बात थी एंगल ऑफ लॉल पे। ये कंडीशन सिर्फ एंगल ऑफ रोल पे अप्लाई करेगी, अगर नॉर्मल मैं मतलब बैलेंस ऑपरेशन से रिस्क मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, हाँ मतलब अपोजिट नहीं, साइड में जाऊंगा? हाँ तो अगर नॉर्मल सिचुएशन है लिस्ट वाली, तो वही करेंगे जो हम जहाज पे करते हैं, जो तुम करते आए हो। सिंपल, ओनली एट एंगल ऑफ लॉल पे उल्टा करेंगे, बस इतनी सी बात। और वो भी सिर्फ हील के केस में, रिस्ट के केस में नहीं? नहीं नहीं, एंगल ऑफ लॉल पे जब जहाज होगा तो वो तो हील की वजह से ही होगा ना। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यहाँ खत्म कर रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सी यू आफ्टर द ब्रेक।